हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या इसे हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह सकते हैं। अवरक्त क्षेत्र स्पेक्ट्रोस्कोपी या कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेक्ट्रा प्राप्त करने के लिए इंफ्रारेड रेडिएशंस का इंटरेक्शन मटेरियल के साथ करवाया जाता है, और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम आईआर स्पेक्ट्रा प्राप्त करने के लिए मटेरियल के ऊपर आईआर रेडिएशंस को इंटरेक्ट करवाते हैं, तो उन आईआर रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करने से मॉलिक्यूल के जो स्पेसिफिक ग्रुप हैं वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं। तो उनमें जो वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन की वजह से उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में परिवर्तन होता है, और इसी वजह से हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। इस कारण आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से हम किसी मॉलिक्यूल में उपस्थित जो विशिष्ट समूह है, जिन्हें हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप पहचानने के लिए हमें उस पदार्थ का आईआर स्पेक्ट्रा या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा एनालिसिस करना होता है। एरिया ऑफ आईआर रीजन, अवरक्त स्पेक्ट्रम का क्षेत्र क्या होता है? आईआर रेडिएशंस का जो एरिया है वो हम सूर्य से निकलने वाली जो विकिरणें हैं उनका जब सीक्वेंस देखते हैं तो उसके आधार पर बता सकते हैं कि आईआर रेडिएशन से अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशंस के बाद आती है, और जो विजिबल रेडिएशंस हैं उनका जो लास्ट रेंज था वो 800 नैनोमीटर तक था। तो ये 800 नैनोमीटर से आगे, या हम कहें कि 800 नैनोमीटर से ये स्टार्ट होती है इनका रीजन। ये जो आईआर रेडिएशंस हैं इनको हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं: नियर आईआर रीजन, मिडल या नॉर्मल, और फार आईआर रीजन। नियर आईआर रीजन 0.8 माइक्रोमीटर से लेकर, जिसे हम 800 नैनोमीटर कह सकते हैं, 0.8 माइक्रोमीटर से लेकर 2.5 माइक्रोमीटर तक का रीजन है वो नियर आईआर रीजन है। नॉर्मल आईआर रीजन में 2.5 से लेकर 15 माइक्रोमीटर तक का रीजन होता है, और 15 माइक्रोमीटर से आगे का जो रीजन है 200 माइक्रोमीटर तक का, उसे हम फार आईआर रीजन बोलते हैं। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की स्टडी के लिए मुख्य रूप से ये रीजन, जो मिडल रीजन है या जिसे हम नॉर्मल आईआर रीजन कह रहे हैं, ये प्रयुक्त होता है।
और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्पेक्ट्रा ड्रॉ किया जाता है वो वहाँ पर एनर्जी वैल्यू को हम वेवलेंथ के स्थान पर मुख्य रूप से वेव नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये यहाँ पर जैसे ये वैल्यू लैम्डा है तो ये हमें 1/λ के रूप में रिप्रेजेंट करनी है। तो 1/λ के रूप में या वेव नंबर के रूप में जब हम नॉर्मल आईआर रीजन का रीजन बताएंगे, एरिया बताएंगे, तो वो एरिया होगा 400 पर सेंटीमीटर, 400 पर सेंटीमीटर से लेकर 667 पर सेंटीमीटर तक। नॉर्मल जो आईआर रीजन है वो 400 पर सेंटीमीटर से लेकर 667 पर सेंटीमीटर, ये वेव नंबर के रूप में इसका रीजन है। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि आईआर स्पेक्ट्रा प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से प्रयुक्त होने वाला रीजन क्या है। जब हम किसी मॉलिक्यूल को आईआर रेडिएशन से इंटरेक्ट करवाते हैं तो उस मॉलिक्यूल के जो ग्रुप हैं उनके अंदर वाइब्रेशंस स्टार्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस कहते हैं। ये मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के वाइब्रेशन है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग या डिफॉर्मेशन वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग या तनन कंपन में बॉन्ड लेंथ चेंज होती है, जबकि बेंडिंग या डिफॉर्मेशन, जिसे हम हिंदी में बंकन या विरूपण कंपन कहते हैं, उनमें मुख्य रूप से बॉन्ड एंगल चेंज होता है। स्ट्रेचिंग के लिए हमें अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बेंडिंग के लिए स्ट्रेचिंग की तुलना में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, इनको फिर हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग दो कैटेगरी में, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, सममित और असममित। बेंडिंग को हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं। बेंडिंग है तो बेंडिंग को हम दो कैटेगरी में रख रहे हैं, इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन। अगर वाइब्रेशन के द्वारा मॉलिक्यूल के जो एटम है वो अपने प्लेन में ही रहते हैं तो हम कहेंगे इन प्लेन कंडीशन है, और यदि प्लेन से बाहर निकलते हैं तो वो आउट ऑफ प्लेन कंडीशन में बेंडिंग वाइब्रेशन होगा। इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन भी दो प्रकार के हैं, सीजरिंग और रॉकिंग। सीजरिंग और सेकेंड टाइप है रॉकिंग। तो सीजरिंग है सीजर से रिलेटेड, या सीजर का जो एक्टिविटी है, कैंची जिस प्रकार से चलती है उसके दोनों जो हिस्से हैं वो एक ही प्लेन में एक दूसरे के पास आते हैं और दूर जाते हैं, तो वहाँ उनका प्लेन चेंज नहीं होता है। तो अगर इस प्रकार से मॉलिक्यूल के किसी
ग्रुप में वाइब्रेशन हो रहा है, और वाइब्रेशन इस प्रकार से है कि वाइब्रेट करने वाले जो एटम हैं वो एक ही प्लेन में एक दूसरे के पास आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं, जिससे बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है। तो उस प्रकार का जो वाइब्रेशन है वो कहलाएगा सीजरिंग। रॉकिंग में एक सेंटर के सापेक्ष जब मॉलिक्यूल एक प्लेन में, मॉलिक्यूल के जो कंपोनेंट हैं या एटम है वो एक ही प्लेन में एक दूसरे की तरफ मूव करें, एक दूसरे के साथ एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, जैसे इस तरफ आ रहे हैं या इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो जो मूवमेंट है वो कहलाएगा रॉकिंग। तो इस प्रकार का जो वाइब्रेशन है वो रॉकिंग कहलाएगा। आउट ऑफ प्लेन में, प्लेन से बाहर, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट हैं वो इस प्रकार से वाइब्रेट करते हैं कि वो अपना प्लेन चेंज करते हैं। यहाँ भी दो कैटेगरी है, वैगिंग और ट्विस्टिंग। जो वैगिंग वाइब्रेशन है उसमें दोनों कंपोनेंट एक साथ या तो प्लेन से ऊपर आते हैं या प्लेन से नीचे जाते हैं। जैसे हम दोनों हाथों को एक साथ ऊपर ले जाएं या एक साथ डाउन कर लें, नीचे तरफ ले आएं। ट्विस्टिंग में जो कंपोनेंट है उनमें से एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में या अपोजिट प्लेन में मूव करता है। जैसे एक हाथ को हम ऊपर की तरफ लेके जाएं और दूसरे हाथ को हम नीचे की तरफ लेके आएं, तो एक ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरा नीचे की तरफ। तो इस प्रकार का जो कंडीशन है वो ट्विस्टिंग। तो ये इस प्रकार से जब हम किसी मॉलिक्यूल को आईआर रेडिएशंस के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं तो उन आईआर रेडिएशंस को अवशोषित करने के बाद मॉलिक्यूल के जो स्पेसिफिक ग्रुप हैं उनमें इस प्रकार से मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस हो सकते हैं। जब ये वाइब्रेशन होंगे तो इन वाइब्रेशन को कंडक्ट करवाने के लिए जो एनर्जी है वो एनर्जी हमें आईआर रेडिएशन से मिलती है। या हम कहते हैं कि जैसे ही वो एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स के द्वारा अब्जॉर्व की गई, मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशनल एनर्जी चेंज हो गया, बढ़ गया, और वो हायर एनर्जी पर अब वाइब्रेट करने लग गए, उनका एनर्जी लेवल चेंज हो गया। तो जैसे ही मॉलिक्यूल ने आईआर रेडिएशंस को अवशोषित किया, उसी के अकॉर्डिंग हमें अवशोषण स्पेक्ट्रा प्राप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या डिग्री ऑफ फ्रीडम की। तो हमने ये देखा कि सैंपल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ जब आईआर रेडिएशन से इंटरेक्शन करते हैं तो मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं, और उन वाइब्रेशन की वजह से ही हमें स्पेक्ट्रा में पीक, आईआर स्पेक्ट्रा में पीक प्राप्त होती है। तो यहाँ हम ये सिंपल वे में कह सकते हैं कि जितने प्रकार का वाइब्रेशन है उतनी ही प्रकार की हमें पीक प्राप्त होनी चाहिए। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ द वाइब्रेशन है या कुल कंपन कितने प्रकार के होंगे, इनको हम कैसे निकालें? तो थ्योरेटिकली इनको निकालने के लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग या डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो कंसेप्ट है उसको अप्लाई करके निकाल सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए जो वाइब्रेशन की संख्या है वो होगी 3n-5। जैसे CO2 मॉलिक्यूल है, लीनियर है, तो उसमें कितने प्रकार के वाइब्रेशन हो सकते हैं, तो उनकी संख्या निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 3n-5, जहाँ n है मॉलिक्यूल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या।
तो यहाँ CO2 में टोटल 3 परमाणु हैं, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो N का वैल्यू हो गया 3। तो उसके अकॉर्डिंग 3 × 3 - 5 = 4। तो इसके अकॉर्डिंग CO2 मॉलिक्यूल का जो IR स्पेक्ट्रा है, या ज़्यादा सही क्या होगा कि जब हम CO2 मॉलिक्यूल को सैंपल के रूप में लें और उसे IR रेडिएशन दें, तो उस सैंपल में उपस्थित CO2 अणुओं के द्वारा कुल 4 प्रकार की कंपन होनी चाहिए। तो हमें स्पेक्ट्रा में 4 प्रकार की पीक प्राप्त होनी चाहिए, जिसमें से 2 स्ट्रेचिंग वाली और 2 बेंडिंग वाली। इसी प्रकार अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हैं तो उनके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है या नंबर ऑफ द वाइब्रेशंस हैं, वो निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं 3n-6। जैसे NH3 मॉलिक्यूल हो तो ये नॉन लीनियर है, इस कारण इसके लिए अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है या नंबर ऑफ द वाइब्रेशन निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जहाँ n का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 4, तो 3 × 4 - 6। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर जो कंपन की संख्याएं हैं या जो पीक्स हैं उनकी संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। यहाँ इन फॉर्मूला की सहायता से जो वैल्यू हम प्राप्त कर रहे हैं वो थ्योरेटिकल वैल्यू है, जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो अलग हो सकती है। तो जब हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करते हैं तो क्या पाते हैं कि अधिकांशतः प्रैक्टिकली जो संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं वो थ्योरेटिकल वैल्यू से कम या अधिक होती है। जैसे हमने CO2 के लिए कुल 4 प्रकार के मोड देखे वाइब्रेशन के, तो हमें 4 प्रकार की पीक प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन 4 प्रकार की पीक प्राप्त नहीं होती है। तो वहाँ जैसे कम जो पीक नंबर ऑफ द पीक्स हैं वो कम हो जाती हैं, कहीं पर नंबर ऑफ द पीक्स हैं वो बढ़ भी जाती हैं। तो ये इन वाइब्रेशंस के या पीक की कम या अधिक होने के कुछ रीजंस हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो अगर हम पीक्स की संख्या उनकी थ्योरेटिकल संख्या से अधिक होने की बात करें तो उसमें जो रीज़न है वो क्या क्या हो सकते हैं। इंक्रीजिंग वाली कंडीशन में ओवरटोन पीक्स का प्राप्त होना, कई बार हमें नॉर्मल पीक के साथ साथ ओवरटोन पीक्स भी प्राप्त हो जाती है। अब ये ओवरटोन पीक क्या है, अधिसवरक पीक क्या है, तो ये समझने के लिए हमें सिलेक्शन रूल का पता होना चाहिए। सिलेक्शन रूल क्या कहता है? सिलेक्शन रूल ये कहता है कि जो मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल हैं उनमें जब एनर्जेटिक ट्रांजिशन होगा तो वो स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग होगा। और IR स्पेक्ट्रा में हमें पता है कि वाइब्रेशन एनर्जी लेवल हैं उनमें ट्रांजिशन हो रहा है। और वाइब्रेशन एनर्जी लेवल को अगर हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें, ये V0, ये V1, ये V2, V3 एंड सो ऑन, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी का। तो यहाँ पर सिलेक्शन रूल है कि डेल्टा V का मान अवशोषण स्पेक्ट्रा के लिए +1 होना चाहिए। तो यहाँ पर V0 से V1 में ट्रांजिशन होना चाहिए। अगर V0 से V1 में ट्रांजिशन होता है तो हमें फंडामेंटल पीक प्राप्त होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल मुख्य रूप से
निम्नतम ऊर्जावस्था में रहता है तो हम कहते हैं कि वो V0 कंडीशन में है। अगर मॉलिक्यूल को पहले से उत्तेजित किया हुआ है तो वो हो सकता है कि V1 या V2 कंडीशन में हो। अगर वो V1 से V2 में ट्रांजिशन करता है तो यहाँ पर भी सिलेक्शन रूल क्या लगा, प्लस माइनस अवशोषण स्पेक्ट्रा है तो +1। इस कंडीशन में जब ट्रांजिशन V1 से V2 में होता है तो उसे हम हॉट बैंड बोलते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल पहले से ही उत्तेजित अवस्था में। तो ये तो नॉर्मल बैंड है कि फंडामेंटल बैंड हमें प्राप्त होगी। कई बार क्या होता है कि कुछ पीक हमें इस प्रकार के ट्रांजिशन से भी प्राप्त हो जाती है। V0 से V2 में ट्रांजिशन हो गया तो V0 से जब V2 में ट्रांजिशन होगा तो जस्ट लगभग डबल वैल्यू वाली एनर्जी को ऑब्जर्व करके हमें एक एक्स्ट्रा पीक और प्राप्त हो जाएगी। तो इसके कारण हमें एक्स्ट्रा पीक प्राप्त होंगी। इसके अलावा दूसरा रीज़न है कॉम्बिनेशन टोन्स। तो कॉम्बिनेशन टोन्स में क्या है कि जो अब्जॉर्प्शन पीक हैं जहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है वो आपस में कंबाइंड होकर वो या तो आपस में जुड़ जाती हैं, दो आवर्तियाँ जिनका अवशोषण हो रहा है वो दोनों आवर्तियाँ आपस में इंटरेक्शन करती हैं। उस इंटरेक्शन के द्वारा या तो वो आपस में जुड़ जाती हैं या वो एक दूसरे को माइनस कर देती है या डिप्रेस कर देती है। उस कंडीशन में उनके प्लस से या उनके माइनस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें कुछ नई फ्रीक्वेंसीज पे पीक प्राप्त हो जाती है। तो उससे वो संख्या चेंज हो गई। इसके अलावा फर्मी रिजोनेंस। तो फर्मी रिजोनेंस की कंडीशन की वजह से भी हमें एक्स्ट्रा पीक प्राप्त हो जाती है। उस कंडीशन में दो या दो से अधिक जो पीक हैं वो एक दूसरे के साथ रिजोनेटिक कंडीशन में आ जाती है। जैसे फंडामेंटल पीक है किसी एक ग्रुप की, वो किसी दूसरे ग्रुप की ओवरटोन या कॉम्बिनेशन टोन के साथ इंटरेक्शन में आ जाती है। किसी एक ग्रुप का फंडामेंटल पीक है यानी वहाँ पर तो V0 से V1 ट्रांजिशन के कारण पीक प्राप्त हो रही है। उस ट्रांजिशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी है उसका वैल्यू उसी सैंपल में किसी दूसरे ग्रुप की ओवरटोन वैल्यू के निकट है, तो वहाँ पर उनकी वैल्यू एक का फंडामेंटल पीक का फ्रीक्वेंसी और दूसरे के ओवरटोन का या कॉम्बिनेशन पीक का जो फ्रीक्वेंसी है उनका वैल्यू जब नियर बाई कंडीशन में होता है तो वो वहाँ पर फर्मी रिजोनेंस कंडीशन में आ जाती है और उनके इंटरेक्शन से हमें नई पीक भी प्राप्त हो जाती है। तो इन रीजन की वजह से हमें जो थ्योरेटिकल संख्या उससे अधिक संख्या में स्पेक्ट्रम में पीक दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं उन रीजन्स की जिनकी वजह से जो संख्या है वो घट जाती है। थ्योरेटिकल संख्या की तुलना में स्पेक्ट्रम में हमें कम पीक दिखाई देती है। उसमें ये होता है कि कुछ पीक तो जो रीजन हमने सिलेक्ट किया है, जैसे हमने अभी बात की कि हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए मुख्य रूप से 2.5 से 15 माइक्रोमीटर वाला रीजन स्टडी करते हैं। अब हो सकता है कुछ ग्रुप के जो पीक हैं वो इस रीजन से बाहर आ रही हों, हमने जब वो रेंज नहीं लिया है तो वो पीक हमें दिखाई नहीं देगी, तो उस कंडीशन में वो पीक कम हो जाएंगी। या कुछ वाइब्रेशन इतनी कम इंटेंसिटी के होते हैं कि उनकी पीक का प्रॉपर हाइट आ ही नहीं पाता है, तो वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है। या कुछ जो वाइब्रेशन इस प्रकार के हैं जिनकी वजह से मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट चेंज नहीं हो पाता है, म्यू डायपोल मोमेंट
चेंज ही नहीं हो पाता है। जब डायपोल मोमेंट चेंज नहीं होगा तो उसके कारण भी हमें पीक प्राप्त नहीं होगी। ये आईआर स्पेक्ट्रा या आईआर इंटरेक्शन के लिए एसेंशियल कंडीशन है कि मॉलिक्यूल जब आईआर रेडिएशंस के साथ इंटरेक्शन करे और उस इंटरेक्शन से यदि उसका डायपोल मोमेंट चेंज हो रहा है तो हमें स्पेक्ट्रल पीक प्राप्त होगी आईआर में, वरना स्पेक्ट्रल पीक प्राप्त नहीं होगी। अब है आईआर अब्जॉर्प्शन और डायपोल मोमेंट में चेंज। तो ये जैसे अभी हमने बात किया कि जैसे ये कोई मॉलिक्यूल है और यहाँ पर जब हम आईआर स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो आईआर स्पेक्ट्रा हमें उन्हीं मॉलिक्यूल से प्राप्त हो पाता है जिन मॉलिक्यूल में परमानेंट डायपोल मोमेंट हो और इंटरेक्शन के दौरान डायपोल मोमेंट चेंज हो। तो यहाँ पर अगर दोनों एटम सेम है, जैसे एच एच है, तो वहाँ पर हमें आईआर स्पेक्ट्रा प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों एटम अलग अलग हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के अकॉर्डिंग एक ग्रुप बनेगा पॉजिटिव और एक ग्रुप बनेगा नेगेटिव। अब उस कंडीशन में जब आईआर रेडिएशन इस प्रकार से इनके साथ इंटरेक्शन मूव करती है तो यहाँ पर जैसे ये मॉलिक्यूल सैंपल में रखा हुआ है, तो जब ये आईआर रेडिएशन यहाँ से गुजरती है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे वो नेगेटिव फील्ड है, वो फील्ड इसके मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो यहाँ तो वो इस मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पोल है उस नेगेटिव पोल के पास से गुजर रहा है, तो ये उसको रिपल कर कर यहाँ पर कंप्रेस्ड कर देगा। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, कम हो गई यहाँ पर। और जब वो यहाँ से गुजरेगा तो ये जो इसका पॉजिटिव पोल था इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके ऊपर खींच लेगा, जिससे ये बॉन्ड लेंथ बढ़ गया। तो इस प्रकार से इसमें वाइब्रेशन होगा। तो जब ये कंडीशन होती है तो उस कंडीशन के कारण ही मॉलिक्यूल के द्वारा या मॉलिक्यूल के किसी स्पेसिफिक ग्रुप के द्वारा आईआर रेडिएशंस का अब्जॉर्प्शन किया जाता है। ये जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है कि कितनी फ्रीक्वेंसी वाली आईआर रेडिएशंस को ऑब्जर्व करेगा, वो उस पर्टिकुलर ग्रुप के बॉन्ड का जो फोर्स है या बल नियतांक फोर्स कांस्टेंट है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग उस ग्रुप को वाइब्रेट करने के लिए कम या अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और ये इसका मीन ये हुआ कि जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है और ग्रुप का जो बॉन्ड का फोर्स कांस्टेंट है, बल नियतांक है, जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, उन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। और वो रिलेशन ये है कि जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है वो उसके फोर्स कांस्टेंट के रूट के समानुपाती होती है, और उसे हम हुक के नियम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और उस नियम की सहायता से हम बॉन्ड कांस्टेंट अगर हमें पता है तो हम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का मान ज्ञात कर सकते हैं। और हुक के नियम के अनुसार इनके बीच में ये रिलेशन है, रूट के अपॉन म्यू पर सेंटीमीटर, जहाँ के बॉन्ड का फोर्स कांस्टेंट है, म्यू उसका रिड्यूस्ड मास है, सम्मानित द्रव्यमान। तो जैसे अगर हम कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बात करें और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बात करें तो उस कंडीशन में म्यू का वैल्यू सेम आएगा लेकिन के का वैल्यू चेंज होगा। डबल बॉन्ड में के का वैल्यू अधिक होता है। इस कारण से डबल बॉन्ड वाली कंडीशन में जैसे यहाँ तो हमें पीक प्राप्त नहीं होगी क्योंकि दोनों सेम है, लेकिन अगर हम कंडीशन ले लें CO कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड कंडीशन में यहाँ पर जो फोर्स कांस्टेंट है उसका मान अधिक होगा। इस वजह से इसके लिए जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है उसका मान भी अधिक होगा।
इसी प्रकार यदि हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें या कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड की बात करें, तो कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर इन दोनों की मास वैल्यू में डिफरेंस होने की वजह से म्यू का वैल्यू चेंज हो गया, और म्यू चेंज होने से वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का मान ग्रुप में उपस्थित बंध के बल नियतांक और उस बंध से जुड़े हुए जो समूह हैं उनके द्रव्यमान दोनों पर डिपेंड करता है। सिलेक्शन रूल हमने देख ही लिया। मुख्य रूप से डेल्टा वी का मान क्या होना चाहिए, डेल्टा वी इज इक्वल टू +1। अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए अगर उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो -1, और नॉर्मली हम इसको क्या बोल देते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू +-1 होना चाहिए। इस कंडीशन में हमें जो पीक प्राप्त होंगी वो फंडामेंटल। अगर ओवरटोन के लिए पूछें तो हम ओवरटोन के लिए सिलेक्शन रूल जब बताएंगे तब क्या होगा, +-2। अब हम मेजरमेंट ऑफ IR स्पेक्ट्रम, जब हम IR स्पेक्ट्रम को मेज़र करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, तो IR स्पेक्ट्रम सॉलिड कंपाउंड्स है उनका भी हम ले सकते हैं, या जो लिक्विड या गैसीय स्टेट में उनका भी ले सकते हैं। तो जब हम सॉलिड मटेरियल का IR स्पेक्ट्रम लेते हैं तो हम उसके लिए उस सॉलिड कंपाउंड को KBr के साथ, KBr की आधिक्य में, KBr की मात्रा अधिक होती है, लगभग 1 से 2 मिलीग्राम जो सैंपल है वो होता है, और 100 से 200 मिलीग्राम KBr होता है। उन दोनों को मिक्स करके अच्छी तरह पीसते हैं और फिर उनका एक पतला सा स्लाइड बनाते हैं लगभग 1 से 2 mm का। उसको फिर हम उस स्लाइड को स्पेक्ट्रोमीटर में रखकर उसका सैंपल लेते हैं। तो सॉलिड है तो उसको हम KBr के साथ मिक्स करके फिर उसका स्लाइड बनाएंगे। अगर लिक्विड मटेरियल है तो उस लिक्विड को हम सैंपल ट्यूब के अंदर, जो सैंपल ट्यूब है उस सैंपल ट्यूब के अंदर प्रयुक्त करेंगे और उसके साथ फिर हम उसका स्पेक्ट्रा नोट करेंगे। एनालिसिस ऑफ IR स्पेक्ट्रा, IR स्पेक्ट्रा का एनालिसिस जब हम करते हैं, उसका अध्ययन जब करते हैं कि वो स्पेक्ट्रम किस कंपाउंड का है और क्या प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, तो हमें मुख्य रूप से 2 प्रकार के रीजन प्राप्त होते हैं। एक है फंक्शनल ग्रुप रीजन और दूसरा फिंगरप्रिंट रीजन। जो स्पेक्ट्रा हम देखते हैं उस स्पेक्ट्रा में जो रीजन है वो रीजन, जैसे हम कह रहे हैं कि मुख्य जो मिडल रीजन IR का वो 4000 पर सेंटीमीटर से लेकर 667 पर सेंटीमीटर तक है। तो यहाँ पर ये जो रीजन है वो रीजन 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो वो है 4000 से 1250 और 1250 से 667। इस रीजन में जो पीक हमें या स्पेक्ट्रम पीक हमें प्राप्त होती है वो होती है फंक्शनल ग्रुप के कारण। किसी मॉलिक्यूल में उपस्थित फंक्शनल ग्रुप में जब वाइब्रेशन होगा तो उनकी पीक इस रीजन में आती है मुख्य रूप से। और यहाँ पर 1250 से 667 पर सेंटीमीटर के रीजन में जो पीक आती है वो होती है फिंगरप्रिंट रीजन। जैसे CO ग्रुप है तो CO ग्रुप की जो पीक है, कार्बोनिल समूह है, उसकी जो पीक है वो लगभग 1750 पर सेंटीमीटर के अबाउट हमें प्राप्त होती है। तो वो इस ग्रुप में आ रही है, फंक्शनल ग्रुप में। या OH फंक्शनल ग्रुप है तो उसकी जो नॉर्मल पीक है वो लगभग 360 पर सेंटीमीटर के अबाउट होती है।
तो वो हमें इस रीजन में प्राप्त हो रही है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है। तो किसी मॉलिक्यूल में जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो मुख्य रूप से इस रीजन में पीक शो करते हैं 4000 से 1250% रीजन में। तो इस कारण इस रीजन को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन। 1250 से 667% रीजन में मॉलिक्यूल के फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो रीजन बच जाता है, जो भाग बचता है, उसके पीक हमें यहाँ प्राप्त होती है। और उन्हीं के आधार पर हम समान फंक्शनल ग्रुप वाले दो पदार्थों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक है CH3OH और दूसरा है C2H5OH, दोनों एल्कोहल हैं, दोनों ही एल्कोहल हैं। तो फंक्शनल ग्रुप में जब इनका स्पेक्ट्रा देखेंगे तो हमें पीक एक जगह ही प्राप्त होगी, तो हमें क्या लगेगा, दोनों कंपाउंड सेम है। लेकिन जब हम इस रीजन में इनका स्पेक्ट्रा देखेंगे तो CH3 समूह और C2H5 के कारण जो पीक है वो अलग अलग आएंगी। तो इस रीजन को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। तो जिस प्रकार से समान रूप से दिखने वाले दो व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट असमान होते हैं और उन्हीं के आधार पर हम उनका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, इसी तरह फिंगरप्रिंट रीजन में दो असमान मॉलिक्यूल्स के लिए जो स्पेक्ट्रा है वो सेम नहीं हो सकता। फंक्शनल ग्रुप में उनका स्पेक्ट्रा सेम होगा अगर वो समान क्रियात्मक समूह वाले हैं। तो इस तरह से हम IR स्पेक्ट्रा का एनालिसिस करके या फिंगरप्रिंट रीजन का स्टडी करके हम कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम जैसे OH समूह का स्पेक्ट्रा दे रहे हैं, एल्कोहल का ले रहे हैं या कोई भी ऐसे कंपाउंड का ले रहे हैं जिसमें OH समूह है, तो वहाँ पर स्पेक्ट्रल जो पीक है उसका पोजीशन इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हमने किस तरह की कंडीशन में उस मॉलिक्यूल का सैंपल बनाया है। हमने डाइल्यूट कंडीशन में बनाया है या वो कंसनट्रेट फॉर्म में लिया है, क्योंकि जहाँ OH ग्रुप आ गए वहाँ पर H बॉन्डिंग होती है और H बॉन्डिंग के ऊपर डाइल्यूशन का इफेक्ट होगा। तो उस डाइल्यूशन का इफेक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पर OH समूह की जो फ्रीक्वेंसी है या उसका जो पोजीशन है वो चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में हमने स्टडी किया IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। ओके, थैंक यू।